गुड इवनिंग टू ऑल। बात करते हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी की, जो नेस्ट ने अभी अभी फॉर्मुलेट करी है। सभी लोग वेट कर रहे होंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे और जो इस वीडियो को मैं बनाने जा रहा हूँ उसमें पहले मोटी मोटी चीज़ों को समझेंगे हम। कुछ चीज़ें जो रह जाएंगी उनको अलग से आप लोग पूछ सकते हैं, उनको पार्ट में हम बना देंगे वीडियोस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही पेजेस हैं इसमें और बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, तो उनको टेक्निकल समझना एक ही वीडियो में संभव नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप कंफ्यूज होंगे अगर हम फिर इधर से डिस्क्राइब करेंगे उधर से एक्सप्लेन करेंगे। तो जो मेन बातें हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं उनको इसमें हम देख लेते हैं और फिर अलग से पार्ट्स में कुछ वीडियोस हो जाएंगे, तो आप लोग उसको समझ जाइएगा, देख लीजिएगा। तो बात करते हैं इसमें नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट ट्रांसफ़र पॉलिसी 2024। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, उनको देख लीजिए। इसमें कुछ ये ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं ट्रांसफ़र के कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उस पर हम बात ना करके सीधे आ रहे हैं जो चीज़ें हैं आपके लिए ज़रूरी उनको देखने के लिए। सबसे पहला पॉइंट ये है, एम्प्लॉयज़ आर लायबल टू बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर इन इंडिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड ट्रांसफ़र टू ए डिज़ायर लोकेशन कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट। कि ट्रांसफ़र आपका इंडिया के किसी भी कोने में किया जा सकता है। अगर आप ट्रांसफ़र अपनी कोई भी इच्छा जहाँ चाहत रखते हैं वहाँ पर चाहते हैं तो वो आपका राइट नहीं है। अगर डिपार्टमेंट को लगता है तो वो आपका ट्रांसफ़र वहाँ कर सकता है। खैर, ये तो जनरल चीज़ें हैं, लिखते ही हैं लोग अपने बचने के लिए, ताकि आप कभी भी ऐसा ना कह सकें मेरा ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुआ। लेकिन अगर आप एलिजिबिलिटी फुलफ़िल करते हैं तो आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, ये एक ऑफिशियल लाइन है जो लिखी जाती है। अब इसमें जैसे है कि ट्रांसफ़र ऑफ एन एम्प्लॉई इन नेक्स्ट शैल बी बेस्ड ऑन टेन्योर ऑफ सर्विस एट द प्रेजेंट स्टेशन इन द प्रेजेंट पोस्ट। यानी एक टेन्योर आपको कंप्लीट करना होगा एक स्टेशन पे जहाँ पर आप हैं। उस टेन्योर को कंप्लीट करने के बाद ही आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे आप समझ लीजिए, जैसे जहाँ पर आप अभी कार्यरत हैं, जहाँ भी आपकी पोस्टिंग है, तो आपके लिए एक टेन्योर डिस्क्राइब किया गया है, एक डिसाइड किया है इन्होंने, आपको इतने साल वहाँ रहना ही रहना है। जब आपका वो टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा तब आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि नेस्ट अन्य डिपार्टमेंट से 2-4 कदम आगे चला गया। जिन्होंने इस पॉलिसी को पढ़ा होगा उन्होंने देखा होगा कि नॉर्मल टीजीटी पीजीटी के लिए नॉर्मल कंडीशन में जो टेन्योर है वो 7 ईयर्स का है। अभी तक टेन्योर जो रहता था केवीएस नवोदय में 3 साल का, पिछले साल केवीएस ने उसको बढ़ा के 5 साल कर दिया, नवोदय ने भी बढ़ाया, ये उनसे भी आगे चले गए, इन्होंने 7 साल कर दिया। प्रिंसिपल के लिए 5 साल और नॉर्मल जो भी कैंडिडेट है उसके लिए 7 साल कर दिया। यानी 7 साल से पहले आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते नॉर्मल कंडीशन में। अब नॉर्मल कंडीशन में इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ स्पेशल कंडीशंस भी होती हैं। स्पेशल कंडीशंस वो हैं जैसे किसी का स्पाउस वर्किंग है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में कहीं भी, यानी उसकी भी सरकारी नौकरी है, तो ऐसे केस में भाई अब वो दूसरी जगह नौकरी कर रहे हैं, हम दूसरी जगह नौकरी कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट चाहता है कि आप लोग पास पास नौकरी करिए, तो इसलिए उनको कुछ वेटेज दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर भी वेटेज उनको मिलेगा, लेकिन उनके लिए भी मिनिमम 2 साल है रहना है। मतलब अभी जहाँ पर आप हैं 2 साल रहेंगे, भले ही आपकी स्पाउस वर्किंग हो। 2 साल से पहले आप भी ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। लेकिन ये अच्छी बात है क्योंकि अभी लेटेस्ट में जो पिछले साल की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है केवीएस की, उन्होंने उसमें भी स्पाउस के लिए भी 3 साल कर दिया था। 3 साल से पहले ट्रांसफ़र नहीं, पहले तो 1 ही साल में हुआ करता था। 1 साल क्या, जैसे किसी ने ज्वाइन किया और जब कभी भी ट्रांसफ़र ड्राइव खुलता था तो वो एलिजिबल होता था, उसके लिए कोई टेन्योर नहीं होता था स्पाउस केस में। लेकिन अब इन्होंने 2 साल इसमें भी कर दिया है, तो 2 साल आपको रहना ही रहना है। कोई मेजर एलिमेंट है, आपका कोई इलाज चल रहा है कंटिन्यूसली, आपकी कोई बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही है, तो इस केस में भी आपके लिए 2 साल का है, 2 साल बाद आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि सिंगल लेडी, यानी कोई महिला है जिसकी शादी नहीं हुई अभी,
तो उसको हम लड़की ही कहेंगे। और शादी हो गई थी, किसी कारणवश हस्बैंड की डेथ हो गई है, उसको भी सिंगल लेडी कहेंगे। शादी हो गई थी, किसी कारणवश डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया, उसको भी सिंगल लेडी कहेंगे। तो इन कंडीशंस में भी उनका भी 2 साल बाद ट्रांसफ़र वो ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं टेन्योर डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि इसको टेन्योर कहते हैं। टेन्योर क्या होता है? तो नॉर्मल कंडीशंस में अगर आपके पास कोई वेटेज ऐसा नहीं है, आप सिंपल सीधे साधे पर्सन हैं, तो अपना माइंड मेकअप करके चलिए, 7 साल तक आपको वहीं रहना है जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है। 7 साल के बाद आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये टेन्योर था। आगे बढ़ते हैं। A period of 3 years as lock-in shall remain applicable on all kind of transfer and a posting of for new recruitee on direct recruitment on probation as well as posting of old existing employee on promotion। अब जैसे होता गया 2024 की ये पॉलिसी है, ठीक है। लॉक इन पीरियड कितना है? 3 साल। लॉक इन पीरियड अलग हो जाता है। लॉक इन पीरियड मतलब इतना मिनिमम। एक तो टेन्योर हो गया, एक ये है मिनिमम। इन्होंने कह दिया मिनिमम जो है, अगर आप आपका न्यू रिक्रूटी हैं, यानी आपको नया अभी नई नौकरी मिली है या आपका नया प्रमोशन हुआ है, तो आपको 3 साल मिनिमम उस स्टेशन पे रहना ही रहना है। 3 साल ट्रांसफ़र नहीं होगा। कहने का मतलब ये है 3 साल क्या है, ट्रांसफ़र नहीं होगा आपका किसी भी कंडीशन में, कुछ स्पेशल कैटेगरी वालों को छोड़कर। स्पेशल कैटेगरी वालों को छोड़कर, स्पेशल कैटेगरी में भी कुछ हैं प्रायोरिटी केसेस, क्यूमुलेटिव टेन्योर एंड DFR प्रोविजंस वेयर एवर अप्लीकेबल, ठीक है। तो इनके में वो लॉक इन पीरियड थोड़ा सा हटा दिया गया है। फिर इसमें अगला है पॉइंट, एन एम्प्लॉई ऑन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन स्टेशन टू द अदर स्टेशन शैल नॉट बी कंसिडर फॉर रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र बिफोर ही और सी कंप्लीट्स द प्रिस्क्राइब्ड मैंडेटरी टेन्योर। मतलब जो टेन्योर है, उस टेन्योर से पहले आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। शैल नॉट बी कंसीडर फॉर रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, आप रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते प्रायोरिटी केसेस को छोड़कर। मैं बार बार उन प्रायोरिटी केसेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जब भी बात करूँगा, एक नॉर्मल कैंडिडेट की बात करूँगा, एक प्रायोरिटी केसेस की बात करूँगा। तो जब नॉर्मल कैंडिडेट की मैं बात करूँ तो समझ लीजिए मैं 7 साल वाले की बात कर रहा हूँ, और जब मैं प्रायोरिटी केसेस की बात करूँ तो समझ लीजिएगा मैं 2 साल वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब बात रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र की आई तो मैं समझ लेता हूँ ट्रांसफ़र होते कितने तरीके के हैं। ये जैसे ट्रांसफ़र है, रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र वो होता है जब आप टेन्योर कंप्लीट कर लेते हैं, आप अपना डिज़ायर्ड किसी लोकेशन पे ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो आप रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप चाहते हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र, उसको रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र बोला जाता है। आप लोग इसमें पढ़ लीजिएगा, मीनिंग वही है, ठीक है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफ़र उसे कहते हैं कि मान लो कोई पर्सन है जिसने अपना टेन्योर कंप्लीट कर लिया है और वो अपने डिज़ायर्ड लोकेशन पे ट्रांसफ़र चाहता है, लेकिन वहाँ पर वैकेंसी ही नहीं है, कोई टीचर वहाँ पर ऑलरेडी वर्किंग है, तो फिर उसको डिस्प्लेस किया जाएगा और उस व्यक्ति को लाया जाएगा जो ट्रांसफ़र चाहता है वहाँ पर। इसमें भी एक कंडीशन है, डिस्प्लेसमेंट तभी होगा इधर जब आपके 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब आपके 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि आप सभी लोग नए हो तो डिस्प्लेसमेंट का अभी कोई चांस नहीं बनता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तब होगा, उसमें कुछ क्लॉज हैं जहाँ पर सरप्लस स्टाफ होगा या किसी पर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी, तो हो सकता है वहाँ पर उसका डिस्प्लेसमेंट किया जाए। और जैसे भाई जो भी प्रायोरिटी केसेस हैं उनका 2 साल मान लो कंप्लीट हो गया और वो कहीं कर्नाटका में है और रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं, जैसे कोई है ऐसा सिंगल लेडी या स्पाउस है, तो वो यूपी का है, पोस्टिंग उसकी कर्नाटका में है, उसने 2 साल कंप्लीट कर लिए, यानी प्रायोरिटी बेस्ड वो ट्रांसफ़र चाहते हैं यहाँ यूपी में, लेकिन यूपी में कोई पोस्ट ही नहीं खाली है, तो अब उसका डिस्प्लेसमेंट किया जाएगा यहाँ से किसी का। तो डिस्प्लेसमेंट भी तब तक नहीं किया जा सकता जब तक आपके 7 साल कंप्लीट नहीं होंगे। भाई यहाँ पे जो व्यक्ति है उसके 7 साल जब तक कंप्लीट नहीं होंगे उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं किया जाएगा। तो फिर होता क्या डिस्प्लेसमेंट का? फिर ये है कि उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे आपको डिस्प्लेस किया जा सकता है। कुछ केसेस हैं उनके ग्राउंड पर आपके ऊपर कार्यवाही करी जा सकती है, तो हटा के किसी और को लाया जाएगा, या आप सरप्लस घोषित किए जाएंगे, वहाँ पर किसी और को लाया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं।
हालांकि ये इतना आसान नहीं है किसी को भी डिस्प्लेस करना, बट कुछ कंडीशंस में होता है ऐसा। तो मेन मैटर समझ लिए डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, कि एक टाइम, एक टेन्योर के बाद आपने से 7 साल कंप्लीट कर लिया, आपको वहाँ से हटना है, मतलब 7 साल का टेन्योर है, अब आपको हटना है वहाँ पर। तो जैसे 7 साल कंप्लीट हो गए आपको हटा दिया जाएगा, किसी और को लाया जाएगा वहाँ पे, जो भी वहाँ पे चाह रहा होगा। लेकिन उससे पहले आपको हटाने से पहले मौका दिया जाएगा आपको कि आप रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र ले सकते हैं, कि आप भाई आपका डिस्प्लेसमेंट होना है, लेकिन हम आपको एक मौका दे रहे हैं, आप अपना डिज़ायर्ड कोई भी लोकेशन पे पोस्टिंग ले लीजिएगा। तो ये हो जाता है कि लोग फिर जाना है तो सोचते हैं कि ठीक है आसपास कहीं देख लेते हैं, तो वो चले जाते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफ़र है, इसको समझना ज़रूरी था, इसलिए मैंने बता दिया। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक तौर पे किया जाता है। तो प्रशासनिक तौर पे तो एक सरप्लस स्टाफ है तब कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा आपको, या आपके ऊपर कोई कार्रवाई होगी तब हटा दिया जाएगा आपको। तो ये, और उसमें भी मतलब वही है कि आपको आसपास के ही कोशिश की जाएगी कि उसी स्टेट में रखा जाए, नहीं तो नियर बाई स्टेट में रखा जाए। मतलब रीज़न की जब हम बात करते हैं तो उसी रीज़न में रखा जाए या आसपास के किसी रीज़न में रखा जाए। तो ये ट्रांसफ़र 3 तरीके के होते हैं, इसको समझ लीजिएगा। फिर इसके बाद हम ऊपर फिर से आते हैं। ट्रांसफ़र आपको टाइप्स हमने समझा ही दिए हैं, जहाँ से छोड़ा था वहाँ पे फिर देख लेते हैं हम। प्रायोरिटी ये सब हो ही गया था। हाँ, ये देखिए लीव एब्सेंस, क्योंकि आप लोग छुट्टियाँ बोल लेते हैं, मैं देख रहा हूँ इधर। किसी को CCL चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को EOL चाहिए, किसी को तमाम छुट्टियाँ चाहिए, कोई कहता है मुझे LWP चाहिए, स्टडी लीव चाहिए, तमाम ऐसे केसेस आ रहे हैं। तो उस केस में थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी तरीके का आपका एब्सेंस है मैटरनिटी लीव को छोड़ करके, और वो 60 दिन अगर आप जो है एक टाइम में छुट्टी लेते हैं, या 120 डेज़ लेते हैं एक एकेडमिक ईयर में, 120 डेज़ इन एन एकेडमिक ईयर काउंटेड फ्रॉम अप्रैल टू नेक्स्ट मार्च, मैटरनिटी लीव को छोड़कर, तो फिर आपका वो उतना पीरियड घटा दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। shall not be counted for determining total period of stay for deciding eligibility towards seeking transfer। अगर आप ऐसी छुट्टियां लेते हैं एक टाइम पे 60 दिन की, या पूरे ईयर में 120 दिन की मैटरनिटी लीव को छोड़कर, तो फिर आपका वो टेन्योर कम हो जाएगा। और जब टेन्योर कम होगा तो 7 साल आपके पूरे नहीं होंगे, आप नहीं ले पाएंगे ट्रांसफ़र, रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र नहीं ले पाएंगे। और प्रायोरिटी केसेस में अगर आप छुट्टी लेते हैं तो आपका 2 साल कंप्लीट नहीं होगा, तब भी आप नहीं ले पाएंगे। रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, कि आपको डिस्प्लेस करना है मान लो डिपार्टमेंट को, उसमें वो काउंट कर लेगा। यानी आप चाहोगे कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाए रिक्वेस्ट, तब वो पीरियड काउंट नहीं होगा। डिपार्टमेंट चाहेगा आपको यहाँ से हटाया जाए, तब वो काउंट कर लेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर ये पॉइंट देख लीजिएगा 1, नो एम्प्लॉई ऑफ द नेस्ट शैल बी ट्रांसफर टू हिज और हर होम डिस्ट्रिक्ट इन केस ऑफ नेस्ट स्पाउस, नीदर ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्पाउस शैल बी अलाउड फॉर पोस्टिंग टू ए स्टेशन विच इज होम टाउन ऑफ ईदर ऑफ द स्पाउस काउंटर पार्ट ऑफ सच स्पाउस। मतलब किसी को भी स्पाउस कैटेगरी में भी आपको होम टाउन नहीं मिलेगा। ये थोड़ा डिसहार्टनिंग है। मतलब अदर डिपार्टमेंट में तो मिल जाता है, मतलब अगर आपके यहाँ वैकेंसी है, होम टाउन में वैकेंसी है, दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं होम टाउन में नहीं भेजेंगे भाई, हम आसपास देख लीजिएगा, आसपास हम भेज देंगे, लेकिन होम टाउन में नहीं भेजेंगे। फिर है ट्रांसफ़र ऑन रिक्वेस्ट विल नॉर्मली भी मेड इन अप्रैल ऑफ द ईयर, अप्रैल में ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई तुम्हारी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अटेम्प्ट टू ब्रिंग एनी पॉलिटिकल और अदर आउटसाइड इन्फ्लुएंस, तो ये तो बात लिखते ही हैं। खैर फिर है वो वाला पॉइंट देख लीजिए, एफर्ट्स विल बी मेड टू इंश्योर दैट पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज आर पोस्टेड क्लोजर टू देयर होम टाउन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज एंड अदर प्रोविजंस ऑफ दीज गाइडलाइंस। कि जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले पर्सन होंगे उनको कोशिश करी जाएगी कि उनके होम टाउन के पास ही इनको दिया जाए, इनको मतलब कर दिया जाएगा होम टाउन के पास। इनकी बात कर ही चुके हैं हम 3 कैटेगरी की। अब आगे बात कर लेते हैं ये वैकेंसी, इनकी हम बाद में बात करेंगे। डीम्ड वैकेंसी क्या होती है,
कट ऑफ डेट मतलब इसको माना जाएगा 31 मार्च। जिस ईयर में भी आपकी ये फॉर्म आएगा तो उसकी 31 मार्च को कट ऑफ डेट मतलब एलिजिबिलिटी उसी डेट तक काउंट करी जाएगी। ये देख लो टेन्योर जैसे कि मैंने बात करी थी। नॉन प्रायोरिटी केसेस में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सीकिंग ट्रांसफ़र है वो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल अकाउंटेंट के लिए कितना है 5 साल, यानी अकाउंटेंट का भी ट्रांसफ़र 5 साल नहीं हो सकता। पीजीटी टीजीटी की बात करते हैं तो 7 साल है, 7 साल जो है आपका, ठीक है। बाकी बच्चे तुम्हारे लैब अटेंडेंट वगैरह इनका 3 साल। ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव आती है नॉर्थ ईस्ट वगैरह की, इसमें हम बात नहीं कर रहे, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। हार्ड स्टेशन की भी मैं बात इसमें नहीं करूँगा, उसका मैं अलग से बनाऊँगा। अब जो है प्रायोरिटी कैटेगरी में कौन कौन आते हैं इसको देख लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब जिनको प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी जिसके लिए सिर्फ 2 ही साल का टेन्योर है, यानी 2 साल बाद उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इनमें PWBD कैटेगरी है। तो आप जब भी ट्रांसफ़र चाहेंगे 2 साल बाद आपको अपना सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। नीचे इन्होंने कुछ फॉर्मेट्स दिए हैं, उसी पे वो बना होना चाहिए। स्पाउस कैटेगरी में भी है। स्पाउस कैटेगरी में यहाँ पर एक तो होना चाहिए EMRS में ही, अगर आपकी स्पाउस वर्किंग है सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो भी प्रायोरिटी मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट PSU में है तो भी प्रायोरिटी मिलेगी, और स्टेट गवर्नमेंट में है तो भी प्रायोरिटी मिलेगी। स्टेट गवर्नमेंट PSU में है तब भी प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये था आपका कुछ स्पाउस कैटेगरी से रिलेटेड। सिंगल लेडी कैटेगरी को भी प्रायोरिटी दी जाएगी। सिंगल लेडी कैटेगरी में है अनमैरिड लेडी, और अनमैरिड लेडी को तभी तक प्रायोरिटी दी जाएगी जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, शादी होने के बाद फिर नहीं। विडो लेडी, डिवोर्स लेडी, ठीक है। फिर एक कैटेगरी है सीरियस एलिमेंट, कोई मेडिकल कैटेगरी है जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसको भी प्रायोरिटी केसेस में ही रखा जाएगा। इन सभी के लिए जो टेन्योर है। और एक DFR कैटेगरी भी है, यानी जिनका 2 साल बचा रिटायरमेंट का, यानी 60 साल में रिटायर होते हैं तो जो 58 साल कंप्लीट कर चुके हैं इनको भी प्रायोरिटी केसेस में ही काउंट कर लिया जाएगा, जिन्होंने 58 साल कंप्लीट किए हैं। इनके लिए टेन्योर देख लीजिए 2 साल है सबके लिए। 2 साल बाद आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ये देखो, हाँ कोई मुझसे पूछ रहा था सर म्यूचुअल ट्रांसफ़र, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र का कोई भी प्रोविज़न नहीं है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं है, इसमें नहीं ले सकते आप। ये तमाम चीज़ें हैं, इनको हमने बताया, इसमें सिर्फ हम मोटी मोटी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद मान लो आप एक बार ट्रांसफ़र ले सकते हैं, जैसे कि जो प्रायोरिटी केसेस वाले हैं 2 साल बाद वो ट्रांसफ़र अपने डिज़ायर्ड प्लेस पे पहुंच जाते हैं या नियर बाई भी पहुंच जाते हैं जहां वो चाहते थे, तो 5 साल तक उनके ऊपर कैप लग जाएगा, यानी 5 साल वो ट्रांसफ़र फिर नहीं ले पाएंगे। ध्यान रखिएगा, 5 साल ट्रांसफ़र वो फिर नहीं ले पाएंगे एक बार ट्रांसफ़र लेने के बाद। लेकिन अगर वो हार्ड स्टेशन जाना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं ट्रांसफ़र। अब जब हार्ड स्टेशन की बात आई तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अभी बात चल रहा था हार्ड स्टेशन के अलाउंसेस की। तो जब इन्होंने इसमें हार्ड स्टेशन की बात करी तो हार्ड स्टेशन की लिस्ट ये बना रहे हैं, तो उससे एक आशा जग रही है आप लोगों के लिए कि हार्ड स्टेशन का अलाउंस भी मिलेगा। वो एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं हार्ड स्टेशन की, ठीक है। तो हार्ड स्टेशन में जब बन के तैयार होगी लिस्ट तो जो भी वहाँ पोस्टेड होंगे तो उनको अलाउंसेस भी मिलेंगे। तो आप समझ गए ना, अभी तक हमने क्या समझा? 3 तरीके के ट्रांसफ़र होते हैं, रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफ़र। लॉक इन पीरियड 3 साल है फर्स्ट ज्वाइनिंग में, यानी फर्स्ट ज्वाइनिंग से 3 साल तक तो मिनिमम रहना ही है। टेन्योर की बात करें तो 7 साल आपको एक स्टेशन पर रहना है, 7 साल नॉर्मल कंडीशन में। वैसे प्रायोरिटी केसेस में 2 साल रहना है। प्रायोरिटी केसेस मैंने बता दिए हैं कौन कौन प्रायोरिटी केसेस हैं। और एक बार ट्रांसफ़र ले लिया तो फिर आप 5 साल फिर ट्रांसफ़र आपका नहीं ले पाएंगे डिज़ायर्ड लोकेशन पे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर है ये देख लीजिए, जो येलो से मैंने इसको अंडरलाइन किया है, मतलब हाईलाइट किया है। 1 mandatory tenure of posting in hard LWE station shall be compulsory for the teaching employee TGT and above of AMRS cadre। मतलब हार्ड स्टेशन आपको कंप्लीट करना ही होगा पूरी सर्विस में। LWE मतलब ये लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर कह सकते हैं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, खूब लड़ाई वड़ाई होती रहती है उसको, जैसे छत्तीसगढ़ नक्सली एरिया जो होता है उसको बोलते हैं।
तो ऐसा कोई भी एरिया जो एक रेड जोन एरिया उसको कह सकते हैं, तो वहाँ पर भी अगर आप पोस्टेड हैं तब भी आपको प्रायोरिटी मिलेगी और ये आपको टेन्योर करना ही होगा। फिर आगे हम बात करते हैं, ये देख लीजिएगा। अच्छा, ये हार्ड स्टेशन की अभी नहीं बात करेंगे, हार्ड स्टेशन की अलग से वीडियो बनाएंगे। ये हार्ड स्टेशन का है, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफ़र की बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफ़र मतलब मैं एक बार समझा ही चुका हूँ, कोई व्यक्ति जो ट्रांसफ़र जिसने अपनी एलिजिबिलिटी कंप्लीट कर ली, वेटेज भी है, वो अपने डिज़ायर्ड लोकेशन पे चाह रहा है, तो वहाँ ऑलरेडी कोई वर्किंग है तो उसको हटाया जाएगा, तो उसको डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफ़र कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफ़र मीन फॉर प्रोवाइडिंग इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी टू एन एस्पायरिंग एलिजिबल एम्प्लॉय टू सर्व एट ए स्टेशन ऑफ हिज और हर चॉइस विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय द अदर एम्प्लॉय ऑफ सेम पोस्ट बियॉन्ड प्रिस्क्राइब्ड टेन्योर। तो अब जैसे इसमें बात आती है कि भाई हम एक तरफ तो बात करें टेन्योर से पहले हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, भाई 7 साल का तो टेन्योर ही है हमारा। तो जब 7 साल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, अब जैसे मान लो इसको ऐसे समझते हैं कि हमारी इनिशियल पोस्टिंग ऐसी जगह पे हो गई जो हम छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। हम सोच रहे हैं कि हमें यहीं रहना है, ठीक है, हम कहीं नहीं जाना चाहते हैं। इन्होंने टेन्योर बताया है कि 7 साल, लेकिन हमारी जगह पर कोई और व्यक्ति है और कोई टीचर है जो आना चाहता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी हैं तो वो आ नहीं पा रहा है। वो सारी एलिजिबिलिटी फुलफ़िल करता है ट्रांसफ़र के लिए, तो उसको मौका दिया जाएगा, हमें डिस्प्लेस किया जाएगा। अब कब डिस्प्लेस किया जाएगा? जब 7 साल हम कंप्लीट कर लेंगे, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड नहीं है और हम सरप्लस नहीं है। देखो, सरप्लस है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड है, तब तो भाई कभी भी 3 साल के बाद आपको हटाया जा सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। वही लॉक इन पीरियड की बात करी थी, तब तो हटाया जा सकता है। लेकिन मान लो हम हटना ही नहीं चाहते हैं, तब भी हमारा डिस्प्लेसमेंट कब? 7 साल के बाद हो जाएगा। और जैसे ही हमारा 7 साल सर्विस करने के बाद मतलब ये माना जाता है कि अब हमें हटना है, और जैसे ही 10 साल कंप्लीट होंगे तो मेरी वैकेंसी को डीम्ड वैकेंसी दिखा दिया जाएगा, यानी फ्यूचर में अब वैकेंसी ये होने वाली है और हमें कभी भी हटाया जा सकता है। तो ऐसे समझ लीजिए आप, शायद आप समझ गए होंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ कि मैं कहीं पर जमा बैठा हूँ कई सालों से और टेन्योर है 7 साल का। 7 साल मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, मैं हटना ही नहीं। मैं सोचता हूँ पूरी सर्विस में 60 साल का हो जाऊँगा, मैं यहीं से रिटायरमेंट लूँगा, मैं जाना नहीं चाहता कहीं भी। लेकिन कोई और व्यक्ति है जो आना चाहता है यहाँ पर, जिसकी इच्छा है कि वो यहाँ आए, तो उस केस में क्या है कि जैसे ही हमारे 10 साल कंप्लीट होंगे कंपल्सरली हमें हटना पड़ेगा, यानी 3 साल का और टाइम मिल जाता है टीजीटी पीजीटी के केस में। प्रिंसिपल के केस में 5 साल ही। अभी आपको टेन्योर दिखा देंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी दी जाएगी हमें कि भाई आपको हटना है, लेकिन हम आपको एक अवसर दे रहे हैं, आप रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, और ताकि जब आपकी मनचाही कोई जगह मिल जाएगी तो आपका खाली हो जाएगा, वहाँ पे वो व्यक्ति आना चाहता है वो आ जाएगा। या आप मान लो, आप ऐसे समझ सकते हो, आप किसी को डिस्प्लेस कर रहे हैं, मतलब वो दोनों तरफ से है कि आप जैसे कहीं से आ रहे हैं, आपका वेटेज एरिया है, और ऐसे व्यक्ति को डिस्प्लेस करना है जिसका 7 साल कंप्लीट हो चुका है, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट मैक्सिमम वो 10 साल तक ही रह सकता है, मिनिमम 7 हैं, फिर 10 साल बाद तो हटना ही हटना है उसको। ये देख लीजिए, ये टेन्योर दिया है, मतलब प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए नॉर्मल टेन्योर फॉर डिक्लेयरिंग डीम्ड प्रिस्क्राइब्ड एट वन स्टेशन, मतलब एक स्टेशन पे अगर प्रिंसिपल 5 साल कर लेता है तो वो वैकेंसी डीम्ड वैकेंसी मान ली जाती है, उसकी पोस्ट को डीम्ड वैकेंसी दिखाई जाएगी ट्रांसफ़र पोर्टल पे, वहाँ पर कोई भी आ सकता है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। जब जैसे हम फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म तभी, भाई पोस्टिंग तभी होगी जब वहाँ पर वैकेंसी होगी और प्रिंसिपल ऑलरेडी है वहाँ पर, तो वो डीम्ड वैकेंसी दिखाएगा उसको, कि वो देखेगा डीम्ड वैकेंसी है यानी मैं इसको डिस्प्लेस कर दूंगा, वो अप्लाई कर देगा वहाँ पर। और टीजीटी पीजीटी के लिए 10 साल है, 10 साल बाद वो डीम्ड वैकेंसी डिक्लेयर कर दी जाएगी। मिनिमम 7 साल, मैक्सिमम 10 साल आप एक स्टेशन पर रह सकते हैं। लैब अटेंडेंट के लिए भी 10 साल है। तो ये कुछ चीज़ें थी। हाँ, डिस्प्लेसमेंट से कुछ केसेस में कुछ जो प्रायोरिटी वाले हैं उनका नहीं होता डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या बोला? जो प्रायोरिटी केसेस वाले हैं उनको क्या मिला?
प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उनको कोई डिस्प्लेस नहीं कर सकता। लेकिन ये भी जो मैंने बोला ये स्टार के साथ बोला, यानी सेवा और शर्तें लागू उनके लिए भी है, लेकिन उनके लिए 10 साल नहीं, उनके लिए 15 साल है, यानी वो 15 साल तक रह सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ये सारे जो है प्रायोरिटी केसेस हैं, तो इन प्रायोरिटी केसेस को भी मिला हुआ है, आप लोग देख लीजिए। ये लिखा है कि उनको प्रोटेक्शन मिला है कितना, मैक्सिमम 15 ईयर्स का मिला है। यानी उन्होंने एक बार ट्रांसफ़र ले लिया कहीं और वो चाहते हैं हम यहीं जमे रहेंगे अब, तो मैक्सिमम 15 साल तक जम सकते हैं वहाँ पर। उसके बाद उनको भी वहाँ से हटना पड़ेगा। किसको छोड़ के, DFR को छोड़कर, जो रिटायरमेंट होने वाला उसको छोड़कर। ठीक है, फिर ये हैं कैसे ट्रांसफ़र होंगे, उनका दिया है। फर्स्ट ऑर्डर जो है पहला प्रायोरिटी दी जाएगी PWBD को, दूसरी प्रायोरिटी दी जाएगी मेडिकल कैटेगरी वाले को, तीसरी अगर आपका सेम मतलब EMRS में ही कोई वर्किंग है उसको, चौथी दी जाएगी सिंगल लेडी को, पांचवी दी जाएगी सेंट्रल या स्टेट स्पाउस है, छठवीं दी जाएगी किसी ने हार्ड स्टेशन कंप्लीट कर लिया उसको, सातवीं DFR को, आठवीं दी जाएगी नॉन प्रायोरिटी केसेस को जिसको 7 साल मिले हों। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा आप लोगों को बता दिया जाए। देखते हैं और कुछ बचा हुआ है इसमें। मोटी मोटी चीज़ें मैंने बता दी। रूल ऑफ टाई ब्रेकिंग देख लीजिए। टाई ब्रेकिंग, मान लो कोई बिल्कुल टाई हो गया है, मतलब जिसकी एलिजिबिलिटी सेम है, तो उस केस में क्या किया जाएगा, इफ़ देयर इज़ ए टाई इन चॉइस स्टेशन सीनियरिटी शैल बी प्रीफर्ड। जैसे किसी ने एक ही स्कूल 2 लोगों ने अप्लाई कर दिया, मतलब एक ही पोस्ट पर 2 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो उसमें जो सीनियर होगा स्टेशन सीनियरिटी। फिर इफ़ देयर इज़ ए टाई इन स्टेशन सीनियरिटी फीमेल शैल गेट प्रेफरेंस इन अलॉटमेंट, फीमेल को दिया जाएगा। इफ़ देयर इज़ ए टाई इन जेंडर द ओल्ड एज एम्प्लॉय शैल गेट प्रेफरेंस। तो ये कुछ चीज़ें थी मुझे बताना था। तो मोटा मोटा हमने क्या सीखा इसमें, सबसे पहला नॉर्मल केसेस में जितने भी आप लोग अभी जिनको नौकरी मिली है 7 साल तक आपका ट्रांसफ़र नहीं होना है, पहली बात। दूसरा, जो प्रायोरिटी केसेस हैं जो मैंने अभी बताया था उनको 2 साल बाद ट्रांसफ़र मिलेगा, 2 साल रहना होगा। तीसरा पॉइंट है म्यूचुअल ट्रांसफ़र का कोई प्रोविज़न नहीं है। चौथा पॉइंट है मान लो आपने एक बार ट्रांसफ़र ले लिया तो 5 साल फिर आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं एक बार लेने के बाद, ये चीज़ ध्यान रखिए। 5 साल ट्रांसफ़र आप नहीं ले सकते हैं। फिर हम बात करें अगला डिस्प्लेसमेंट काउंट की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका 10 साल तक, जैसे आपने ले लिया तो 10 साल तक नहीं होगा, 10 साल के बाद हो जाएगा। प्रायोरिटी केसेस वालों का 15 साल तक नहीं होगा, 15 साल बाद कर दिया जाएगा। तो इसमें मोटी मोटी ये कुछ चीज़ें थी जिनको मैंने आपके सामने रखा है। बाकी हार्ड स्टेशन की मैं बात करूँगा अगले वीडियो में। हार्ड स्टेशन का सिंपल सा फंडा, अगर आप चाहते हो हार्ड स्टेशन जाना तो जा सकते हो हार्ड स्टेशन में, और वहाँ पे जब आप हार्ड स्टेशन करके आओगे तो आपको वेटेज मिल जाएगा। तो वेटेज मिलने से क्या होता है, आप जहाँ भी ट्रांसफ़र चाहेंगे वहाँ हो जाएगा ईज़िली। आपका वेटेज बढ़ेगा तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। मैंने बहुत कम शब्दों में इतनी बड़ी पॉलिसी को आपके सामने रखने की कोशिश करी, इसको समझने की कोशिश करिएगा। कहीं पर कोई भी कन्फ्यूज़न है आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। और इसमें साफ साफ लिखा होम टाउन नहीं मिलेगा आपको किसी भी कंडीशन में, केवल जो एक चीज़ मैंने वो फिज़िकली हैंडीकैप्ड वाली बताई थी उसको छोड़ के।